आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे जो हम ऑलरेडी क्वेश्चन पेपर का सलूशन देख रहे थे। एडवर्टाइजमेंट नंबर 1/2019 जेई के लिए जो क्वेश्चन पेपर हुआ था 1/2019 कैटेगरी नंबर जूनियर इंजीनियरिंग, एक्चुअली 3 शिफ्टों में कंडक्ट कराया गया था एचएसएससी के द्वारा। अब मॉर्निंग सेशन, आफ्टरनून सेशन एंड इवनिंग सेशन। आफ्टरनून एंड इवनिंग सेशन का हम ऑलरेडी सोल्यूशन कर चुके हैं और इलेक्ट्रिकल टेक्निकल क्वेश्चंस का। एंड अब हम इसमें कर रहे हैं जो मॉर्निंग सेशन में हुआ था इसमें हम 51 से 62 क्वेश्चन का ऑलरेडी सोल्यूशन कर चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 63 से स्टार्ट करते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 63 है, बाय रिड्यूसिंग द थिकनेस ऑफ लैमिनेशन द एडी करंट लॉसेस इन ए ट्रांसफॉर्मर इज रिड्यूस्ड। जो एडी करंट लॉस होंगे ट्रांसफॉर्मर में वो रिड्यूस हो जाएंगे। मीन्स यदि हम लेमिनेशन की जो थिकनेस है उसको कम करते हैं और यदि हम लेमिनेशंस को सिलिकॉन स्टील मटेरियल का यूज करते हैं तो हाई स्ट्रेसिस लॉस रिड्यूस हो जाएंगे। हाई स्ट्रेसिस लॉस रिड्यूस हो जाते हैं। तो इन दो क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आपका कंपटीशन एग्जाम में, हर कंपटीशन एग्जाम में मिलता है कि यदि हम थिकनेस, लेमिनेशन की थिकनेस को कम करेंगे तो एडी करंट लॉस कम हो जाते हैं। यदि हम उसको सिलिकॉन स्टील मटेरियल यूज करेंगे लेमिनेशन के लिए तो हाइस्ट्रेसिस लॉस आपके कम हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 64, ए 10 पोल high speed alternator rotates at 600 rpm, what will be the frequency of AC voltage in cycle per second। अब इसमें आपको स्पीड दे दी है, पोल गिवन है और आपसे फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है। तो आपको पता है कि NS इज इक्वल टू 120 F। ओके, ये फॉर्मूला होता है। अब इसमें आपको ये भी गिवन है, ये भी गिवन है, ये आपको निकालना है। ओके, निकाल लोगे आप। फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू NS इंटू P डिवाइड बाई 120, यही होगा। यहाँ पर वैल्यू पुट कर दो। NS कितना है 600, पोल कितने हैं आपके 10, 120 आपका हाई। ओके, ये कैंसल 50 पे जाएगा। ठीक है, तो 50 हर्ट्स। तो आपका जब 10 पोल हाई स्पीड अल्टरनेटर जब 600 आरपीएम पे रोटेट करेगा तो उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी 50 हर्ट्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। Which of the following is an important condition to conduct Sumner's test on transformer। अब एक ध्यान रखो आप कि आपका जो सम्पनर्स टेस्ट होता है ये आपका किसके इक्वल, सम्पनर्स टेस्ट के दो नाम हो रहा है। नंबर फर्स्ट इज, इसको आप बैक टू बैक टेस्ट भी बोलते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट एग्जाम में आपको ये नाम भी मिल सकता है। इसका नाम का ही क्वेश्चन सेम रहते हैं, सिर्फ इसी में घुमाता है वो नाम से, बैक टू बैक टेस्ट। एंड सेकंड, इसको हीट रन टेस्ट भी बोलते हैं, रन टेस्ट हीट रन टेस्ट। ठीक है, तो तीन नाम हो गए आपके, सम्पनर्स टेस्ट, बैक टू बैक टेस्ट और हीट रन टेस्ट। हीट रन टेस्ट इसलिए बोलते हैं कि इसको टेस्ट को हम कंडक्ट करते हैं टू आइडेंटिफाई या टू फाइंड द टेम्परेचर राइज इन ट्रांसफॉर्मर व्हेन ट्रांसफॉर्मर इज फुल्ली लोडेड। मींस जब आपका ट्रांसफॉर्मर फुल्ली लोडेड होगा तो उसमें टेम्परेचर राइज कितना हो रहा है, तो उसको फाइंड करने के लिए हम सैम्पल्स टेस्ट या बैक टू बैक टेस्ट या हीट रन टेस्ट कंडक्ट करते हैं। अब इसकी कंडीशंस क्या है, इसमें हम क्या करते हैं, दो ट्रांसफॉर्मर लेते हैं और दोनों ट्रांसफॉर्मर आइडेंटिकल होने चाहिए। कंडीशंस क्या है, वो ट्रांसफॉर्मर आइडेंटिकल मींस दोनों की ट्रांसफॉर्मर रेशियो सेम होनी चाहिए, दोनों की ट्रांसफॉर्मर रेशियो सेम होनी चाहिए। और सेकंड, जो वोल्टेज की पोलैरिटी है वो भी सेम होनी चाहिए, वोल्टेज सीक्वेंस सेम होना चाहिए। तो मींस इसमें क्या है, तो आप ये कंडक्ट करने का यही है कि सबसे पहले तो आपका जो दो ट्रांसफॉर्मर आइडेंटिकल दो ट्रांसफॉर्मर अवेलेबल होंगे आप तभी कंडक्ट कर सकते हो। ठीक है, सैम्पल्स टेस्ट आप तभी कंडक्ट कर सकते हो, कैन बी एम्प्लॉयड ओनली व्हेन टू आइडेंटिकल ट्रांसफॉर्मर्स आर अवेलेबल, ओनली टू आइडेंटिकल ट्रांसफॉर्मर्स आर अवेलेबल। ओके, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66, which of the following statement is true about the relationship of maximum torque and rotor resistance in a three phase induction motor। अब आप सबसे पहले आपको टॉर्क का पता होना चाहिए। टॉर्क क्या होता है आपका, टॉर्क इज इक्वल टू के एस E2 का स्क्वायर। ओके, और रोटर रेजिस्टेंस
ठीक है, मतलब हम यदि टॉर्क की बात करें थ्री फेज इंडक्शन मोटर की डिवाइड बाय R2 का स्क्वायर प्लस S का स्क्वायर इंटू रोटर रिएक्टेंस का स्क्वायर, ओके, इसके इक्वल होता है। ठीक है, अभी कह रहा है मैक्सिमम टोरक, अभी मैक्सिमम टोरक पूछ रहा है आपसे, मैक्सिमम टोरक। ठीक है, अब मैक्सिमम टोरक आपका कब अकर होगा, जब स्लीप इज इक्वल टू रोटर रेजिस्टेंस डिवाइड बाय रोटर रिएक्टेंस। ठीक है, इस कंडीशन पे आपको मैक्सिमम टॉर्क मिलेगा जब आपकी स्लिप क्या होगी, रोटर रेजिस्टेंस डिवाइड बाय रोटर रिएक्टेंस। जब आप इसकी वैल्यू यहां पर पुट करोगे तो मैक्सिमम टॉर्क आपका क्या बन जाएगा, इज इक्वल टू के E2 का स्क्वायर और डिवाइड बाय 2x2 रोटर रिएक्टेंस। ठीक है, तो मींस रोटर रेजिस्टेंस के डिपेंड नहीं करता, मैक्सिमम टॉर्क आपका रोटर रेजिस्टेंस के ऊपर डिपेंड नहीं करता। ठीक है, रोटर रिएक्टेंस के ऊपर डिपेंड करता है लेकिन रोटर रेजिस्टेंस के ऊपर डिपेंड नहीं करता। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 67, when classifying the hydroelectric power project based on the type of flow of water in the water turbines, the Kaplan turbines are एक्सियल फ्लो टर्बाइंस। कैप्लन टर्बाइंस को आप क्या बोलते हैं, एक्सियल फ्लो टर्बाइंस भी बोलते हैं। अच्छा, हम हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट की यदि बात करें, हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट की यदि हम बात करें तो बेसिकली ना इसमें तीन टाइप के हेड होते हैं, थ्री टाइप्स के। नंबर फर्स्ट इज, मान के चलो आप हाई हेड। ठीक है, थोड़ी थोड़ी डिटेल देख लेते हैं यानी कि, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाई हेड, ठीक है। नंबर सेकंड इज मीडियम हेड, ओके। नंबर थर्ड इज लो हेड, ओके। अब जो हाई हेड है, इसमें जो हेड की जो ऊंचाई होगी वो कितनी होगी, 500 मीटर से 2000 मीटर, 500 मीटर से 2000 मीटर, ओके। हेड की जो हाइट होगी वो कितनी होगी, 500 मीटर से 2000 मीटर। हेड की जो हाइट होगी, हाई हेड है यदि 500 मीटर से 2000 मीटर। और यदि मीडियम हेड है, मीडियम हेड की हाइट कितनी होगी, 30 मीटर से 500 मीटर, 30 मीटर से 500 मीटर। और यदि लो हेड है, इसमें होगी आपकी लेस देन 30 मीटर, लेस देन 30 मीटर, ओके। तीनों चीजें क्लियर होगी आपको। हाई हेड है तो 500 मीटर से 2000 मीटर, मीडियम हेड है तो 30 मीटर से 500 मीटर, लो हेड है तो लेस देन 30 मीटर। अब इसमें हम कि टर्बाइंस कौन सा यूज करते हैं, यदि हम हाई हेड है तो इसमें हम टर्बाइन यूज करते हैं पेल्टन व्हील। इसमें हम यूज करते हैं टर्बाइन, इसमें हम टर्बाइन यूज करते हैं पेल्टन व्हील। ठीक है, यदि हमारा हाई हेड है तो यहाँ पर हम टर्बाइन यूज करेंगे पेल्टन व्हील, पेल्टन व्हील टर्बाइन। और यदि आपका मीडियम हेड है तो इसमें हम यूज करेंगे टर्बाइन फ्रांसीस टर्बाइन, फ्रांसीस टर्बाइन, ओके। और यदि आपका लो हेड है, इसमें आप टर्बाइन यूज करोगे कैप्लन टर्बाइन, कैप्लन टर्बाइन। ठीक है, तो तीनों हेड के लिए आपके पास यदि हाई हेड है तो उसकी डिस्टेंस आ गई आपके पास, हाई हेड है तो 500 मीटर से 2000 मीटर, मीडियम हेड है तो 30 मीटर से 500 मीटर, लो हेड है तो लेस देन 30 मीटर। ठीक है, तो हेड की हाइट कितनी होगी, लेस देन 30 मीटर, 30 मीटर से 500 मीटर, और 500 मीटर से 2000 मीटर। ठीक है, तो और यदि हम टरबाइन की बात करें, यदि हाई हेड है तो पेल्टन टरबाइन यूज करेंगे, पेल्टन व्हील टरबाइन यूज करेंगे। और यदि मीडियम हेड है तो फ्रांसिस टरबाइन यूज करेंगे। और यदि लो हेड है तो कैप्लन टरबाइन यूज करेंगे। और यदि हम वाटर क्वांटिटी की बात करें, यदि हाई हेड है तो हमें लो क्वांटिटी चाहिए वाटर की, वाटर लो क्वांटिटी ऑफ वाटर रिक्वायर्ड, लो क्वांटिटी ऑफ वाटर रिक्वायर्ड। और यदि मीडियम हेड है तो हमें मीडियम क्वांटिटी चाहिए वाटर की, मीडियम क्वांटिटी ऑफ वाटर रिक्वायर्ड। और यदि लो हेड है तो हमें हाई क्वांटिटी ऑफ वाटर चाहिए, हाई क्वांटिटी ऑफ वाटर रिक्वायर्ड। बिकॉज क्योंकि यहाँ पर तो हाई हेड है तो लो क्वांटिटी से काम चल जाएगा क्योंकि हेड काफी ऊंचा है। ठीक है, और यहाँ पर लो हेड है तो यहाँ पर हाई क्वांटिटी चाहिए वाटर की, हाई प्रेशर के लिए। ठीक है, टरबाइन पर हाई प्रेशर के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर हाई क्वांटिटी ऑफ वाटर चाहिए, हाई क्वांटिटी ऑफ वाटर चाहिए। ठीक है, तो ये हमने लो हेड, मीडियम हेड और हाई हेड
तीनों टर्बाइन स्टडी कर लिए, हाई हेड, मीडियम हेड और लो हेड, जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में यूज होते हैं। ओके, इनका टर्बाइंस भी देख लिया हमने कि कौन कौन से टर्बाइन, हाई हेड में कौन सी टर्बाइन यूज होती है, मीडियम हेड में कौन सी टर्बाइन यूज होती है, लो हेड में कौन सी टर्बाइन यूज होती है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी यूज एज एन एटॉमिक फ्यूल इन ए न्यूक्लियर पावर प्लांट। अब आपका यूरेनियम क्या है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट। थोरियम क्या है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट। प्लूटोनियम क्या है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट। टाइटेनियम आपका रेडियो एक्टिव एलिमेंट नहीं है, इसको आप यूरेनियम फ्यूल नहीं यूज करते। तो टाइटेनियम आपका एक ऐसा एलिमेंट है जिसको आप कंडेंसर, पावर प्लांट में जो कंडेंसर यूज होता है ना हीट एक्सचेंज करने के लिए, वहां पर यूज करते हो आप टाइटेनियम। वहां पर आप कौन सा मटेरियल यूज करते हो, टाइटेनियम का। ठीक है, टाइटेनियम यूज करते हो। तो यूरेनियम, प्लूटोनियम, थोरियम आपके ये हैं आपके न्यूक्लियर फ्यूल। न्यूक्लियर फ्यूल बोलते हो जिसको आप, न्यूक्लियर पावर प्लांट में यूज होते हैं। ठीक है, तो टाइटेनियम को आप न्यूक्लियर फ्यूल एज एटॉमिक फ्यूल यूज नहीं करते हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 69, व्हाट इज द सोर्स ऑफ एनर्जी इन ए थर्मल पावर प्लांट। कोयल, कोयला इज ए सोर्स ऑफ एनर्जी इन ए थर्मल पावर प्लांट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट एसी पावर ट्रांसमिशन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट एसी पावर ट्रांसमिशन। ठीक है, एसी पावर ट्रांसमिशन के उसमें आप कौन सी कंडीशन सही नहीं है भाई। पावर कैन बी जनरेट हाई वोल्टेज, यस कर सकते हैं। वोल्टेज कैन बी इजिली स्टेप अप और स्टेप डाउन, यस वोल्टेज को हम स्टेप अप और स्टेप डाउन कर सकते हैं ट्रांसफॉर्मर की हेल्प से। ठीक है, ठीक है। और लेस लॉस ऑफ पावर ड्यूरिंग ट्रांसमिशन, यस। यदि हम अभी आपकी पावर क्या होती है भाई, पावर देखो, यदि हम पावर की बात करें, है ना, पावर होती है आपकी V इंटू आई। ओके, आई एम राइट, पावर होती है आपकी V इंटू आई। अब यदि आप वोल्टेज को बढ़ाओगे भाई, वोल्टेज को आप जिस रेशो में बढ़ाओगे करंट आपका उसी रेशो में घटेगा, क्योंकि ये तो आपकी कांस्टेंट है ना जो जनरेट कर रहे हो आप, वो थोड़ी चेंज हो जाएगी वोल्टेज को बढ़ाने या घटाने से। ठीक है, वो तो कांस्टेंट रहेगी। यदि आप 2 मेगावाट जनरेट कर रहे हो तो 2 मेगावाट ही रहेगी। ट्रांसफॉर्मर सिर्फ वोल्टेज के लेवल को चेंज करता है। यदि आप वोल्टेज का लेवल बढ़ाते हो, मीन्स आपको ट्रांसमिशन करना है, इसलिए बढ़ाते हो क्योंकि जो आपके लॉसेस क्या होते हैं, आई स्केयर आर के इक्वल होते हैं। जो आपके ट्रांसमिशन लॉस होते हैं आई स्केयर आर के इक्वल होते हैं। ओके, तो आप यदि वोल्टेज बढ़ाओगे करंट कम होगा, करंट कम होगा तो आपका आई स्केयर आर लॉस कम हो जाएंगे। मीन्स ये भी सही कंडीशन है, लेस लॉस ऑफ पावर ड्यूरिंग ट्रांसमिशन। ओके, इफेक्टिव रेजिस्टेंस ड्यूरिंग द ट्रांसमिशन इज लो, ये सही नहीं है भाई, ये कंडीशंस आपकी सही नहीं है, ये स्टेटमेंट आपकी सही नहीं है। इफेक्टिव रेजिस्टेंस ड्यूरिंग ट्रांसमिशन इज लो, क्योंकि रेजिस्टेंस आपका किस पे डिपेंड करता है, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया। ठीक है, आप जितने ट्रांसमिशन लाइन की लेंथ होगी उतनी ज्यादा रेजिस्टेंस होगा। ठीक है, ये कंडीशन आपकी ट्रू नहीं है, तो इस पे इसलिए ये इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रॉपर्टी ऑफ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कौन सी प्रॉपर्टी है, लो रेजिस्टेंस होना चाहिए गुड कंडक्टर का, यस। हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होनी चाहिए, यस। लो स्पेसिफिक ग्रेविटी होनी चाहिए, यस। लो टेंसाइल स्ट्रेंथ, ये आपकी गुड कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉपर्टी नहीं है, गुड कंडक्टर की प्रॉपर्टी नहीं है लो टेंसाइल स्ट्रेंथ। ओके, दिस इज द राइट आंसर। अब आ जाओ आप, कैपिस्टेंस बिटवीन द टू कंडक्टर्स ऑफ ए सिंगल फेज टू वायर। अब ये कह रहा है कि कैपिस्टेंस बिटवीन द टू कंडक्टर, ये क्वेश्चन मैंने 2-3 कंपटीशन एग्जाम में देख चुका हूं मैं। ठीक है, तो इसको आप देख लेना आराम है, इसका सोल्यूशन दिखा देता हूं आपको। कंपटीशन कैपिस्टेंस बिटवीन द टू कंडक्टर्स ऑफ ए सिंगल फेज टू वायर लाइन इज 1 माइक्रोफैराड पर किलोमीटर, बट विल बी द कैपेसिटेंस ऑफ ईच कंडक्टर। अब ये कह रहा है इन्होंने दो कंडक्टर है, दो कंडक्टर के बीच का कैपेसिटेंस दे दिया। ठीक है, अब हमें ये कह रहा है कि एक कंडक्टर का न्यूट्रल के, यदि हम कैपेसिटेंस ऑफ ईच कंडक्टर टू द न्यूट्रल के बनने तो कितना होगा, यदि दो लाइन के बीच, दो कंडक्टर के बीच कितना, मान के चलते हैं एक कंडक्टर आपका ये है और एक कंडक्टर आपका ये है। ठीक है, दिस इज द ए कंडक्टर और दिस इज द बी कंडक्टर। ठीक है, अब भाई इसने ये आपको दे दिया है कि इसके बीच में जो कैपेसिटेंस है ना, दोनों सॉरी, इसके बीच में जो कैपेसिटेंस है वो है आपका सी ए बी। ठीक है, ए और बी कैपेसिटेंस सी ए बी बन गया। ये है आपका 1 माइक्रोफैराड। ठीक है, ये आपका दे दिया इसने 1 माइक्रोफैराड। अब ये मान के चलो आपका ये न्यूट्रल है। ठीक है, न्यूट्रल या ग्राउंड एक ही बात है। ठीक है, तो आपसे पूछा है इसने इसके बीच का और इसके बीच का। ठीक है जी, यहाँ पर आप कंडक्टर ये यहाँ बना लो आप। ये आप
यहाँ पर ड्रॉ कर लो। ठीक है, तो हम यहाँ पर देखते हैं कि एक कंडक्टर यहाँ पर है, एक कंडक्टर यहाँ पे, इन दोनों के बीच का आपका जो कैपेसिटेंस है 1 माइक्रोफैराड। तो आप यदि न्यूट्रल और एक कंडक्टर के बीच में निकालोगे तो स्टेटमेंट आप याद रखना, सी ए एन सपोज करो फर्स्ट कंडक्टर है, इज इक्वल टू सी बी एन, ये दूसरा कंडक्टर का न्यूट्रल के अगेंस्ट, इज इक्वल टू होगा जो दोनों कंडक्टर के बीच का कैपेसिटेंस के ट्वाइस के इक्वल होगा। ठीक है, इज इक्वल टू 2 CAB। ठीक है, मीन्स ये आपका सपोज करो हम ये न्यूट्रल है, तो ये आपका क्या हो जाएगा CAN, और ये आपका क्या हो जाएगा CBN। ओके, CBN। ठीक है, तो अब आपको CAB गिवन है 1 माइक्रोफैराड, 2 × CAB कितना है 1, अब ये कितना हो जाएगा आपका 2 माइक्रोफैराड, ये आपको हो जाएगा 2 माइक्रोफैराड। ठीक है, तो दो कंडक्टर के बीच का आपका न्यूट्रल के बीच में दो कंडक्टर का 1 माइक्रोफैराड है, तो कैपेसिटेंस ऑफ ईच कंडक्टर टू द न्यूट्रल, कैपेसिटेंस ऑफ ईच कंडक्टर टू द न्यूट्रल कितना हो जाएगा 2 माइक्रोफैराड। दिस इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 73, विच वेल्डिंग इज यूज्ड टू फिक्स ब्रोकन रेलवे लाइंस, थर्मिट वेल्डिंग इज यूज्ड टू फिक्स ब्रोकन रेलवे लाइंस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74, इन डैश लैंप्स द डिस्चार्ज थ्रू द वेपर, जो डिस्चार्ज थ्रू द वेपर प्रोड्यूस अल्ट्रावायलेट वेव्स विच कोज फॉस्फोर कोटिंग ऑन द इनसाइड ऑफ द बल्ब टू ग्लो। ये आपको पता है कि फॉस्फोर की जो कोटिंग होती है इनसाइड द बल्ब टू ग्लो, फ्लोरोसेंट ट्यूब या फ्लोरोसेंट लैंप। ओके, तो फ्लोरोसेंट लैंप और ट्यूब में जो है ना फॉस्फोर की जो कोटिंग है ना वो इनसाइड द बल्ब होती है, तो वो ग्लो करती है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75, इन ए वर्कशॉप द डिस्टेंस बिटवीन द लाइट सोर्स एंड द वर्क सरफेस, मींस सोर्स के और सरफेस के बीच में जो कंसीडरेबली लार्ज डिस्टेंस है, द इल्यूमिनेशन ऑफ द सरफेस इज, जो अभी ये इनवर्स स्क्वायर लॉ क्या कहता है कि जो डिस्टेंस है ना सोर्स की और सरफेस की, उसके जो इल्यूमिनेशन है ना वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल करेगा। इनवर्स स्क्वायर लॉ बोलता है कि इल्यूमिनेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन द सोर्स एंड सरफेस के स्केयर के जो बीच स्केयर है ना उसके डिस्टेंस के बीच में। ठीक है, इल्यूमिनेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्केयर ऑफ द डिस्टेंस, स्केयर ऑफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल स्केयर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द सरफेस एंड सोर्स, बिटवीन द सरफेस एंड सोर्स के बीच में जो डिस्टेंस है उसके स्केयर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल डिपेंड करेगा आपका इल्यूमिनेशन। ठीक है, ये इनवर्स स्केयर लॉ बोलता है आपका इनवर्स स्केयर लॉ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 76, which of the following is not an advantage of ball bearing over sleeve bearings are more economical। ball bearing आपका महंगा होता है, सस्ता नहीं होता, सस्ता नहीं होता आपका ball bearings। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77, which type of electric drive is used in a traveling crane। मल्टी मोटर ड्राइव यूज होता है, मल्टी मोटर इलेक्ट्रिक ड्राइव कौन सा यूज होता है ट्रैवलिंग क्रेन में, मल्टी मोटर ड्राइव। नेक्स्ट क्वेश्चन, ल्यूमन्स इज द यूनिट ऑफ ल्यूमिनस फ्लक्स, ल्यूमन इज द यूनिट ऑफ ल्यूमिनस फ्लक्स, ल्यूमन इज द यूनिट ऑफ ल्यूमिनस फ्लक्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, प्रिडिक्ट टाइम विच इज द टाइम पीरियड ऑफ ए वेवफॉर्म विच इज द रेसिप्रोकल ऑफ, मतलब ये पूछ रहा है प्रिडिक्ट टाइम विच इज द टाइम पीरियड ऑफ ए वेवफॉर्म इज द रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी। टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी के बीच में कैसा रिलेशन है आपका, टाइम पीरियड होता है रेसिप्रोकल फ्रीक्वेंसी के रेसिप्रोकल के इक्वल होता है, फ्रीक्वेंसी के रेसिप्रोकल के इक्वल होता है आपका टाइम पीरियड, किसके इक्वल होता है फ्रीक्वेंसी के रेसिप्रोकल के। ओके, टाइम पीरियड आपका किस पे डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी के रेसिप्रोकल के इक्वल होता है। ठीक है, ये आपको डिपेंड। अब एक चीज कर लेते हैं हम कि टाइम पीरियड होता क्या है, टाइम पीरियड आपको होता है टाइम टेकन टू कंप्लीट वन साइकिल, जैसे आपकी ये एक वेव है सपोज लो। ठीक है, इसको कंप्लीट करने में जितना टाइम लिया उसको बोलते हैं आप टाइम पीरियड। ठीक है, उसको बोलता है, और ये चीज क्या होती है जो मैक्सिमम होती है इसको बोलते हैं आप एम्पलीट्यूड, इसको बोलते हैं आप एम्पलीट्यूड, मैक्सिमम वैल्यू को क्या बोलते हैं आप एम्पलीट्यूड। ठीक है, और यदि आपकी ऐसी क्वांटिटी है ना, सपोज करो दो क्वांटिटी है यहाँ पे, ये वोल्टेज है और ये दूसरा करंट है, अब ये 0 पॉइंट पे जो इनका डिफरेंस होगा ना उसको बोलते हैं आप फेज डिफरेंस। जो 0 पॉइंट पे दोनों के बीच में जो डिफरेंस आएगा ना दो ऐसी क्वांटिटी के बीच में उसको बोलते हैं फेज डिफरेंस। ठीक है, तो टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी के बीच में कौन क्या रिलेशन है, टी इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ द फ्रीक्वेंसी, रेसिप्रोकल ऑफ द फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होती है आपकी साइकिल पर सेकंड, फ्रीक्वेंसी आपकी क्या होती है साइकिल पर सेकंड। ओके,
क्वेश्चन नंबर 80, द रेशियो ऑफ रियल पावर रेजिस्टेंस द अपरेंट पावर इम्पीडेंस इन एसी सर्किट। आपकी रियल पावर क्या होती है? रियल पावर आपकी होती है वी आई कोस फाई। ओके, वी आई सॉरी वी आई कोस फाई डिवाइड बाय वी आई। ओके, ये अपरेंट पावर होगी, ये आपकी रियल पावर होगी। वी आई से वी आई कैंसिल, तो कोस फाई क्या होता है? आपका पावर फैक्टर, या आप कोस फाई को ये भी बोल सकते हो, कोस फाई होता है आपका रजिस्टेंस डिवाइड बाय इम्पीडेंस। ठीक है, ये भी आपका कोस फाई होता है, ये भी आपका, इसको भी आप पावर फैक्टर बोलते हो। ठीक है, रेजिस्टेंस डिवाइड बाय इम्पीडेंस। तो हमने क्वेश्चन नंबर 62 से 80 तक का सोल्यूशन देख लिया। अब 80 से 90 हम 81 से 90 हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, अदरवाइज वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगी। एंड यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।